उस पर कहीं कुछ तो लगाम लगना चाहिए, अथवा नहीं लगना चाहिए। देखिए विचार कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जब वो अपील के तौर पर आते हैं, अपील की स्थिति में तो मैं देख लिया हूँ कि एक पक्षी सुनवाई होती है, सीधे कहते हैं 300 रुपया आपके ऊपर जुर्माना। हमारी पक्ष हमारा पक्ष की बात ही नहीं हुई और मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। सब कुछ देने के बाद भी 300 रुपया जुर्माना, इसलिए इनको खर्चा दे रहे हैं। ये हो रहा है आपके आयोग में, खर्चा दे रहे हैं। ये मुझको मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इनका खर्चा है, इतने दिन आए गए हैं, इसीलिए इनको खर्चा दे। नहीं वो तो प्रकरण, हर एक प्रकरण की परिस्थिति अलग होती है। वो पर्टिकुलर किसी केस में आप पर हुआ होगा तो वो केस मुझे देखना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, मेरा तो आज 10 साल पहले के 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं 3 साल 4 मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। 8 मेरे साथ हुआ, एक नहीं कई प्रकरण हैं और वही आदमी कम से कम 700 आवेदन लगाए, वही आदमी, और उसका वो प्रोफेशन था, केवल प्रोफेशनल थे। और उसके बाद उनको मैंने कहा ये सब इनको देने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मुझको अभी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला और मैं इतने दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, साहब मुझको तो कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 300 रुपये आप इनको जुर्माना दीजिए। ये मेरे बदलाव भी आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब एक विषय वस्तु का नियम बन गया है तो उसके बाद कुछ कमी तो आई है। लेकिन अभी जब तक केंद्र सरकार संसद में कोई प्रस्ताव नहीं लाती, इस पर हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप न कर सकते, किंतु एक विचार विमर्श चल रहा है तो इसको वहां तक पहुंचाइए तो सही। पहुंचाया इससे पहले प्रति पेज 2 रुपए के हिसाब से जवाब दिया जाता है, लेकिन उत्तर पुस्तिका के लिए 200 रुपए लिया है। तो जैसे पूछते हैं हमसे कि उसमें क्यों नहीं प्रति पेज 2 रुपए आता है, तो हमको उसको बोलना पड़ता है कि अधिनियम के हिसाब से। तो उसमें आप थोड़ा बताइए कि विश्वविद्यालय का शुल्क निर्धारित है, वो विश्वविद्यालय का शुल्क है, प्रति पेज वाला काम नहीं, शुल्क है। नहीं, ये जो बातें हैं कि विश्वविद्यालय में भी होती है, अन्य विभागों में भी कहीं कोई कॉपीज देने की पूर्व से व्यवस्था बनी है। जैसे तहसीलदार और कलेक्टर के कोर्स में भी प्रतिलिपि देने की व्यवस्था बहुत पुरानी है। विश्वविद्यालयों में भी उत्तर पुस्तिकाएं देने का अलग शुल्क दिया जाता है। सूचना अधिकार का उपयोग वह व्यक्ति तभी कर सकता है जब आपकी व्यवस्था में उसको न मिले, तब वो हमारे पास आ सकता है। आयोग ने कुछ निर्णय दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के केस में संभव है, वहां पर है कि 3 माह के भीतर आप उत्तर पुस्तिका मांग सकते हैं। 3 माह के भीतर उसने नहीं मांगी, बाद में उसने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगा, तो उस स्थिति में वो आ सकता है। बाद में उस प्रकरण की क्या फैक्ट्स हैं उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं। सब में एक जैसा निर्णय होता है ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन जब कोई सूचना अधिकार का आवेदन आपके पास आता है, सपोज उत्तर पुस्तिका के लिए है और आपके नियम बने हुए हैं कि एक उत्तर पुस्तिका 500 रुपए में दिखाई जाएगी या उसकी कॉपी की जाएगी, उसका टाइम भी आपने कुछ फिक्स किया हो कि परीक्षा की तिथि के बाद या रिजल्ट डिक्लेयर होने की तिथि के बाद 3 महीने या 6 महीने, तो जब आवेदन इस प्रकार का आता है सूचना अधिकार का, तो आप उसको कह सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की ये व्यवस्था है, उसके अनुसार आप आवेदन करेंगे। इसके लिए आप स्वतंत्र, तो वो आपका जो शुल्क निर्धारित है उसमें हम देगा। धन्यवाद सर। यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 10 मिनट में दूसरा सेशन चालू करेंगे। कल आगे बढ़ा दीजिए। नमस्कार। कल हमने शुरू किया था स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पर और काफ़ी कुछ बता दिया था। जस्ट एक रिकलेक्ट करने के लिए मैंने ये बता दिया था कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का इम्पोर्टेंस क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है और कैसे हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग को आजकल एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज नॉट ओनली इन कन्वेंशनल बट ऑल्सो इन
मोर इम्पॉर्टेंटली इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग में कैसे उसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने ये भी बताया था कि 11th प्लान के बारे में बताया था कि कैसे उसको एक एजुकेशन प्लान माना जाता था, और उसमें फिगर स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि एजुकेशन पर इससे आगे ये भी हो गया था। इतना एम्फेसिस के बावजूद भी बहुत सारे अभी भी गैप्स हैं एजुकेशन की सिनेरियो में, और वो गैप जो है वो 12th प्लान में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग द्वारा ही उसको कम करने के लिए एक उद्देश्य है 12th प्लान का। ये भी हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था कल। नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रेजेंट डे में एजुकेशन को हम वन टाइम एक्टिविटी नहीं मानते हैं। वन टाइम एक्टिविटी का मतलब है कि एक बार एनरोल हो गए, प्रोग्राम हो गया और आप निकल गए और फिर एजुकेशन के बारे में भूल गए, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। लाइफ लॉन्ग मतलब स्किल्स वगैरह जो भी है, जब भी है आप अपना ज्ञान नॉलेज जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए वापस लोग एजुकेशन में आते हैं। कल मैंने एग्जांपल दिया था, 90 ईयर्स का आदमी भी चाहता है कि मैं बीए ख़त्म करूं, तो वो वापस आता है एजुकेशन सिस्टम में। पहले जैसे नहीं है कि ये सोच था कि एक एज के बाद पढ़ने लिखने का क्या ज़रूरत है, ऐसा इट इज़ नॉट नाउ द थिंकिंग, उल्टा है। सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। सेकेंडली मैंने ये भी कहा था एजुकेशन जो है एक अधिकार है, बेसिक राइट है, मौलिक अधिकार है, जिसके वजह से भी एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी एंड इट इज़ टू बी एक्सेस्ड बाय एवरीबडी। हर आदमी का एक अधिकार बनता है। तीसरा मैंने ये बताया था कि टीचर बेस्ड नहीं है पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, वो एम्फेसिस चेंज हो गया, अब लर्नर पर सेंटर्ड है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ लर्नर सेंट्रिक। डिमांड जो लर्नर डिमांड करता है वही एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ता है। टीचर का रोल सब्सिडियरी हो गया है, लर्नर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लर्नर या स्टूडेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये डिमांड ड्रिवन है। जो लर्नर या स्टूडेंट डिमांड करता है वही सप्लाई होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अ लर्नर सेंट्रिक सिस्टम। लास्टली मैंने ये कहा था कंपटीशन के वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। एंड ये है कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इन सब वजहों के कारण, रीजंस के कारण ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इज एट द कोर ऑफ पूरा जो लर्निंग का जो एक डायग्राम है, उसमें हम बेस अगर बनाते हैं, फाउंडेशन जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का है। वाई ये भी काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया था कि लर्नर एक डिस्टेंस पर है, अकेले में आइसोलेशन में पढ़ता है, इंडिपेंडेंट स्टडी करता है, इसलिए इट इज़ नेसेसरी थ्रू स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्नर। एक साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सपोर्ट रहता कि कोई है जो मेरे प्रॉब्लम्स सुनेगा और उसको रिजॉल्व करेगा, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उसको मिलता है। सेकेंडली कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सॉरी वो एक मिसप्रिंट है, एनवायरनमेंट, उसको एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है। अकेले में बैठकर उसको एक एनवायरनमेंट ऐसे मिलता है कि मैं अकेला मैं नहीं हूँ, इसलिए एक सेल्फ एस्टीम के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो पढ़ सकता है और उसके वजह से वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट करता है। प्रोग्राम कंप्लीट करता है तो सक्सेस रेट ऑफ द यूनिवर्सिटी बढ़ता है, ड्रॉप आउट रेट गिरता है और उसके वजह से जो है वो इमेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एक पूरा एक साइकिल है जिसका बेस अगेन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस कहा जाता है, जो एक ह्यूमन सपोर्ट काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू उसको प्रोवाइड किया जाता है। आई सपोज दिस इज़ वेरी क्लियर। एंड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट क्या है? लर्नर सेटिस्फैक्शन, लर्नर सेटिस्फाइड हो, ये है गोल, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है एम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस कहाँ कहाँ होता है, फ्रॉम वेयर डज द स्टूडेंट गेट दैट सपोर्ट? वेरी क्लियर, आप भी इसी सिस्टम में काम करते हैं। एक हेडक्वार्टर्स है हमारे इग्नू न्यू दिल्ली में है, जहाँ मैं हूँ डायरेक्टर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का। सेकेंड रीजनल सेंटर्स में और थर्डली स्टडी सेंटर्स में। सबसे ज़्यादा स्टडी सेंटर्स, क्योंकि वहीं स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टडी सेंटर्स में होता है। तो एक्चुअली
स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का बेस स्टडी सेंटर ही कहा जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट स्टडी सेंटर्स प्ले, नॉट सो मच रीजनल सेंटर्स एंड हेडक्वार्टर्स. जब स्टडी सेंटर्स में नहीं मिलता है उनको सपोर्ट, तब जाते हैं वो रीजनल सेंटर्स में कंप्लेन करने, वहाँ नहीं तो हेडक्वार्टर्स में. तो बेस अगर इसको हम पिरामिड के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट स्टडी सेंटर से ही होता है स्टूडेंट का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टडी सेंटर्स का स्टाफ जो है स्टूडेंट सपोर्ट देने में पूरा अपना ऑनेस्टी और एफिशिएंसी के साथ काम करें. नेक्स्ट, हाउ स्टूडेंट सपोर्ट कैसे दिया जाता है. सबसे पहले पर्सनल कांटेक्ट, आपके गाइडेंस काउंसलिंग क्लासेस होते हैं, इंडक्शन ओरिएंटेशन होता होगा आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ स्टडी सेंटर्स में होते हैं. कॉन्टैक्ट क्लासेस होते नहीं, जब नए एडमिशन्स होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है. हाँ, इंग्नू में ऐसे होता है कि फ़र्स्ट टाइम जो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, उनको मालूम नहीं है कि उनको इंडिपेंडेंट स्टडी करना है, असाइनमेंट्स क्या हैं, असाइनमेंट्स कैसे लिखा जाता है, असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट होते हैं, कैसे सबमिट होते हैं. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मटेरियल के बाद असाइनमेंट्स को लेके होता है, इसंट इट. सो इंडक्शन और ओरिएंटेशन होता है हमारे स्टडी सेंटर्स में. जैसे ही एडमिशन क्लोज होता है सारे स्टूडेंट्स को एक मेल या चिट्ठी भेजी जाती है कि इस दिन ओरिएंटेशन होगा, एंड स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी सेंटर्स में और पूरा ओपन डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम उनको समझाया जाता है, और पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट में उन्होंने एडमिशन लिया है उसके बारे में उनको बताया जाता है. बहुत यूज़फुल रहता है, आगे जाके उनको बहुत इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कब रिवैल्यूएशन, रीएडमिशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम. उनको समझ में नहीं आता कि मिनिमम पीरियड, फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको समझाया था 3 इयर्स का होता है बीए, बट मैक्सिमम 6 इयर्स है, मतलब उसी फीस में आप 6 इयर्स में भी कर सकते हैं. ये उनको समझ में नहीं आता. 6 इयर्स के बाद आपको रीएडमिशन लेना पड़ेगा, क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये सब उनके, बट इस ओरिएंटेशन में, इंडक्शन में उनको ये सब समझाया जाता है ताकि आगे जो गलतियाँ उनसे हो सकती है वो थोड़ा कम हो जाए. सो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोसेस दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर ऑल न्यू एडमिशन्स. या तो सब्जेक्ट वाइज या एक जनरल ओरिएंटेशन भी किया जाता है. सेकेंडली एक बहुत कॉमन जो गलती होती है, अगेन मैं बीए का एग्जांपल ले रही हूँ. हमारे यहाँ 2 साइकिल्स हैं, जनवरी और जुलाई सेशन में एडमिशन होता है. जनवरी में अगर बीए में एडमिशन लिया जाता है तो फिर स्टूडेंट जो है दिसंबर में ही एग्ज़ाम दे सकता है, जून में नहीं दे सकता, बिकॉज 6 मंथ्स में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते. यू हैव टू मिनिमम तो कंप्लीट करना पड़ेगा 1 ईयर का. पर स्टूडेंट क्या करता है, उसको लगता है जून में भी एग्ज़ाम्स हैं तो मैं उसमें बैठ सकती हूँ, मतलब विद इन 6 मंथ्स वो बीए का एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं. फिर जब इवैल्यूएशन के टाइम में ये देखा जाता है कि इसने गलती से जून में एग्ज़ाम दिया है विद इन 6 मंथ्स, तो इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते हैं, बिकॉज मिनिमम टाइम कंप्लीट नहीं किया. 1 ईयर तो चाहिए फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए. तो फिर शुरू होता है स्टूडेंट का कंप्लेंट, स्टूडेंट के कॉल्स, मैडम मैंने तो एग्ज़ाम दे दिए हैं पर मेरा रिज़ल्ट रोक दिया गया. फिर उसको समझाना पड़ता है कि आपको एक मिनिमम टाइम तो कंप्लीट करना पड़ेगा, बिफोर दैट यू कैन नॉट गिव योर एग्ज़ाम, इसके वजह से योर रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं है. तो ये सब समझाना स्टूडेंट सपोर्ट का ही काम है, और ये गलतियाँ काफ़ी हद तक दूर होता है अगर वो ओरिएंटेशन और इंडक्शन में ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताया जाता है, ताकि स्टूडेंट डिसअपॉइंट ना हो. फिर वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, हमने तो पढ़ाई की और हम बैठ गए. मैंने कहा गलती से बैठ गए, बट वी कैन नॉट अलाउ कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि 6 मंथ्स में आप बीए का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिखें, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है. बट वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है अगर वो ओरिएंटेशन इंडक्शन में उनको क्लियर कट बोल दिया जाता है. ये है सिस्टम. ओपन, जैसे कल मुझे बता रहे थे, ओपन डज नॉट मीन कि आप कुछ भी कर सकते हैं या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं. इट इज़ ओपन बट विथ अ बेसिक क्वालिटी and basic standards of quality being maintained. फिर सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट से हमें आता है, ज़्यादातर पोस्ट से आता है. ओवर
300 लेटर्स हमें मिलता है पर मंथ, एवरेज 300 लेटर्स मुझे एट हेडक्वार्टर्स जो मिलता है. ऑल काइंड्स ऑफ क्वेरीज कम. नेक्स्ट है टेलीफोन. टेलीफोन तो हमारे यहाँ बजना कभी बंद नहीं होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है. ओवर 1 मंथ एक एवरेज अगर हम निकालते हैं 18,000 फ़ोन कॉल्स आते हैं. 18,000 फ़ोन कॉल्स एट द हेडक्वार्टर्स आते हैं कंटिन्यूस. थर्डली फैक्स के थ्रू और ईमेल के थ्रू. ईमेल भी 5,000 के करीब आता है पर मंथ ऑन एन एवरेज. फेस टू फेस तो आते ही हैं, स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, उनको सबसे कन्वीनियंट लगता है, कुछ पूछना है तो आ जाते हैं. अबाउट 11,000 स्टूडेंट्स विजिट अस स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर एट हेडक्वार्टर्स. ये फिगर्स मैं हेडक्वार्टर्स की बता रही हूँ. इसके अलावा एकेडमिक काउंसलिंग तो आप करते ही हैं जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं. और कल मैंने आपको टेली काउंसलिंग, FM रेडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ज्ञान दर्शन, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ये सब मैं बता चुकी हूँ तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ. दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट सर्विसेज. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट. 2 तरह के सपोर्ट हैं. एक है इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट जो प्रोग्राम से डायरेक्टली रिलेटेड है. प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, वो भी एक सपोर्ट है. बिकॉज हम कहते हैं कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में टीचर कहाँ हैं? टीचर वो स्टडी मटेरियल में ही है. स्टडी मटेरियल ऐसे बनते हैं स्टूडेंट को लगता है पढ़ने से कि टीचर मेरे सामने बैठा हुआ है. इट इज़ अ टीचर टॉकिंग थ्रू द स्टडी मटेरियल. सो इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड वे. आई थिंक अगले महीने आप एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हाउ टू डेवलप दिस स्टडी मटेरियल. बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड कि हाउ डू यू राइट अ मटेरियल जहाँ स्टूडेंट को पढ़ते टाइम लगता है कि मैं टीचर से ही बात कर रही हूँ. देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग इट. तो वो तो एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है. बट वो एक छोटा सा ही एक पार्ट है स्टूडेंट सपोर्ट में, टीचिंग थ्रू द मटेरियल. एक बहुत लार्ज पार्ट है नॉन एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव.